जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार किरण ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक बायोलॉजी का खास टॉपिक उत्सर्जन। क्या नाम है टॉपिक का? उत्सर्जन। उत्सर्जन की शुरुआत में देखिए, हाँ, उत्सर्जन टॉपिक का नाम उत्सर्जन होता क्या है? तो हमारे शरीर के अंदर जो भी खराब पदार्थ है उन पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में विभिन्न सारे हो रहे उपापचयी क्रिया, अर्थात उपापचयी क्रिया मतलब देखो, उपापचयी क्रिया मतलब होता है कि इसे हमारे बॉडी में जैसे श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, ठीक है, परिवहन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि ब्लड दौड़ रहा है, तो इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकल जाना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हमारे शरीर में जितना भी गंदा पदार्थ है उन गंदे पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। तो चलिए, हाँ, एक चीज़ और, हाँ, जिन अंगों द्वारा ये खराब पदार्थ यानी कि अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर निकलता है उन अंगों को हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग हैं। पहला है त्वचा। पहला क्या है? त्वचा। एक तरफ हमने लिखा उत्सर्जी अंग और दूसरा तरफ है उत्सर्जी पदार्थ। इसमें आप देखिए त्वचा क्या काम करता है। त्वचा कोई विशेष गुणों के बारे में हम लोग सेंस ऑर्गन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है आपको कि त्वचा जो है एक उत्सर्जी अंग है। कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है, देखिए त्वचा किस चीज़ का उत्सर्जन करता है? त्वचा यानी कि स्किन ये पसीना का उत्सर्जन करता है, सीबम और नमक। सीबम क्या होता है सर? पसीना पता है ना क्या होता है? पसीना जो चलता है गर्मी के कारण निकलता है शरीर से पानी, उसी को बोलते हैं पसीना। ठीक है, और ये जो सीबम है, सीबम मतलब क्या? जब आप सुबह सुबह उठिएगा सो करके तो आपके स्किन पे, चीक पे, नाक पे क्या होगा? विभिन्न तरह का एक लसीला पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम लोग सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबम। ठीक है, इसके अलावा है नमक। हमारे स्किन के द्वारा नमक भी निकलता है। पसीना जब निकलता है तो वो नमकीन होता है। साथ ही साथ यदि आप ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हैं, ब्लू कलर का शर्ट पहनते हैं, तो गर्मी के दिनों में पसीना के कारण उस पर उजला उजला धब्बा आ जाता है, जो कि नमक के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? नमक के कारण बनता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग ठेठी लांगा से बोलते हैं नुनछी भड़क गया है। क्या भड़क गया है? नुनछी भड़क गया है। ठीक है, अगला उत्सर्जी अंग के बारे में देखिए, फेफड़ा। फेफड़ा यानी कि लंग्स। लंग्स कैसे उत्सर्जी अंग है? जैसे लंग्स पुश करने का काम करता है। जैसे कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं? अभी श्वसन तो कर ही रहे हैं, आप भी श्वसन कर रहे हैं, तो श्वसन कर जो रहे हैं तो उसके द्वारा क्या होता है? CO2 गैस बाहर निकलता है। क्या निकल रहा है? CO2 गैस बाहर निकल रहा है। तो इन CO2 गैस को कौन पुश कर रहा है? पुश नाक के द्वारा निकल रहा है, लेकिन पुश कौन कर रहा है? तो फेफड़ा कर रहा है। क्या काम कौन कर रहा है? धकेल रहा है फेफड़ा। आगे CO2 गैस निकलता है। और वाष्प, जब हम छींकते हैं तो क्या होता है? विभिन्न सारे वाष्प कण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? वाष्प कण। इसको पुश करने का काम कौन किया? इसको पुश करने का काम किया है फेफड़ा। कौन किया? फेफड़ा। और अगला है बलगम। बलगम मतलब समझिए जैसे कि सर्दी हो जाता है, और सर्दी हो गया तो नाक से निकलता है। ठीक है, और यदि खांसी हो गया तो गले से कफ निकलता है। तो वो जो कफ जो निकलता है उसी का नाम होता है बलगम। ठीक है, तो इन सभी को पुश करने का काम करता है फेफड़ा, इसलिए फेफड़ा भी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। अगला है आंत। आंत क्या होता है? ये अनपचा भोजन। आप लोग पाचन में पढ़े हुएगा, काइल। अनपचीय भोजन को हम लोग काइल कहते हैं। तो ये अनपचा जो भोजन होता है, जो बॉडी में जिसका पाचन नहीं हो पाता, या पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट बच जाते हैं बड़ी आंत में, वहाँ से ये निकल जाता है। इसका काम है काइल को बाहर निकाल देना। यकृत, ये इसका मुख्य काम है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। क्या काम है इसका? अमोनिया को यूरिया में बदल देना। ठीक है, अमोनिया जो होता है बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। ये लीवर जो है इसको यूरिया में बदल देता है, उसके बाद चला जाता है ये वृक्क में। वृक्क का काम होता है यूरिया और पेशाब को उत्सर्जन करना। यूरिया और पेशाब को हमारे शरीर से, बॉडी से बाहर निकाल देना। ठीक है, अमोनिया बहुत ही खराब पदार्थ होता है। ये काफ़ी गंध भी करता है। क्या करता है? काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गंध करता है। इसके साथ आप ये भी जानिए, वृक्क जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क को क्या कहा जाता है? तो मुख्य उत्सर्जी अंग। वृक्क को मुख्य उत्सर्जी अंग कहते हैं। वृक्क को क्या कहते हैं? मुख्य उत्सर्जी अंग। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए कि वृक्क को क्या कहा जाता है? मुख्य उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर में वृक्क जो होता है ना, वो 2 वृक्क होता है। वृक्क मतलब किडनी। वृक्क मतलब किडनी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें कि उत्सर्जी अंग कौन सा उत्सर्जी अंग किस चीज़ का उत्सर्जन करता है। स्किन जो है पसीना, सीबम और नमक का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाष्प और बलगम का उत्सर्जन, यानी कि आंत जो है अनपचा भोजन का। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और वृक्क जो है यूरिया और पेशाब का उत्सर्जन हमारे बॉडी से करता है। ठीक है,
तो आपको ये बात समझ में है। चलिए आगे हम वृक्क के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं किडनी के बारे में। सुनिए किडनी के बारे में क्या होता है। देखिए उत्सर्जन का मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो क्या है? उसका नाम है किडनी। उसका क्या नाम है? किडनी। इसको हिंदी में वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क। मानव शरीर में दो तरह के वृक्क पाए जाते हैं, दो वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क के ऊपरी भाग को हम लोग अधिवृक्क कहते हैं, एड्रीनल। बीच वाले भाग को किडनी बोलते हैं, वृक्क। और किडनी से जो दो नसें निकलती है उसको हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं, यूरेटर बोलते हैं। मूत्र जिसमें जमा होता है उसको हम लोग ब्लडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लडर, यानी कि मूत्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। और मूत्राशय जिससे निकल जाता है उसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय में आधा लीटर जो मूत्र है वो जमा होता है। जब किडनी के हम आंतरिक भाग को देखते हैं तो आंतरिक स्ट्रक्चर को देखें तो मूत्र किडनी के बाहरी वाले भाग को हम लोग कार्टेक्स नाम देते हैं, बीच वाले भाग को मेडुला, और प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनल हाइलम कहा जाता है। इसके बाद अलावे देखिए किडनी जो है वो मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। कैसा उत्सर्जी अंग है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी आकार जो है वो सेम की बीज की तरह होता है। कैसा आकार होता है किडनी का? तो सेम की बीज की तरह आकार होता है। इसका वजन 140 ग्राम होता है और इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है। किडनी के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है जिसको हम लोग पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। कौन सा झिल्ली नाम बोलते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अलावे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किडनी के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं। किडनी के बीच वाले भाग को मेडुला बोलते हैं। और किडनी के प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम कहा जाता है। किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो किडनी के प्रवेश द्वार को रेनल हाइलम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा देखिए इसका जो मुख्य काम होता है रक्त को छानना होता है। क्या होता है इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है रक्त को छानना। इसके अलावा एक चीज आता है रक्त को छानना और रक्त का शुद्धिकरण। रक्त की शुद्धिकरण का काम फेफड़ा करता है, लंग्स। और रक्त को छानने का काम कौन करता है? रक्त को छानने का काम जो है वो किडनी करता है। इसके अलावा किडनी जो है वो पेशाब का निर्माण करता है और जहर के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में पीएच को नियंत्रित करके रखता है। अम्ल और भस्म जो होता है जिसको बेस एंड एसिड बोलते हैं उसको नियंत्रित करने का काम भी किडनी का ही है। यदि थोड़ा बहुत जहर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाता है तो उसको निष्क्रिय कर देता है कौन? किडनी। कौन निष्क्रिय कर देता है? किडनी। तो आप इन बातों को याद रखिए। आपसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा रेनल हाइलम। रेनल हाइलम। किडनी के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? रेनल हाइलम कहा जाता है। किडनी का आकार कैसा होता है? सेम की बीज की तरह होता है। किडनी कितने होते हैं मानव शरीर में? तो 2 किडनी होते हैं। कितने किडनी होते हैं? 2 किडनी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा किडनी से कितने नसें निकलती है? 2 नसें निकलती है। ब्लडर में कितना मूत्र जमा होता है? आधा लीटर जमा होता है। ठीक है। इसकी कैपेसिटी जो है वो आधा लीटर ही है। इसके बाद किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स, आंतरिक भाग को मेडुला। यदि याद नहीं रहे तो याद रखिए मध्यम और मेडुला। म से मध्य, म से मेडुला। आंतरिक भाग यानी कि मध्यम भाग को बोलते हैं। ठीक है। तो मेडुला हो गया। पीएच को नियंत्रित करने का काम कौन करता है मानव शरीर में? उसका काम है किसका? किडनी का। किसका काम है? किडनी का। ठीक है। अब फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं किडनी के इकाई के बारे में। किस चीज के बारे में? किडनी के इकाई के बारे में। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये जो 140 ग्राम का किडनी है, छोटा सा तो है। जब इसको हमने जूम करके देखा, वैज्ञानिकों ने जूम करके देखा तो उसमें पता चला कि इसमें छोटे छोटे ऐसे संरचना पाए जाते हैं। ठीक है। इस संरचना का नाम है नेफ्रॉन। इस संरचना का क्या नाम है? नेफ्रॉन। इसके पहले पार्ट में एक गुच्छेदार संरचना होता है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। क्या नाम होता है इसका? ग्लोमेरुलस। इसके बाद गोलाकार जो संरचना आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल या फिर बोमेन संपुट। बोमेन कैप्सूल या फिर बोमेन संपुट। उसके बाद अगला ये जो परत, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। इसके अलग अलग कार्य हैं। ये गुच्छेदार संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इसका काम होता है रक्त को छानना। रक्त को छानना, शुद्ध कण, रक्त के कणों को छानना, निस्पंदन यानी कि रक्त में जितने भी कण है इस सब को छान लेता है। रक्त जो शुद्ध रक्त होता है उसके शरीर में ये वापस भेज देता है। लेकिन जब ये रक्त को छानता है तब ये सब चीज़ के छान लेता है। जो खराब चीज़ है उसको भी और जो अच्छा चीज़ है उसको भी। प्रोटीन और जो रक्त में पाया जाता है उस सबको ये छान लेता है और ये भेज देता है कहाँ? बोमेन संपुट के पास। अगला पार्ट क्या है इसके पीछे में? बोमेन संपुट के पास भेजता है। ये क्या काम करता है? ये कहता है गधा लोले है, ये सब चीज़ कहाँ ले आया? ये देखिए काम करता है इस सब को, मतलब जो अच्छा चीज़ होता है शरीर के लिए उस सबको फिर से ये शरीर में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? शरीर में। और यूरिया को डायलिसिस विधि द्वारा क्या कर लेता है?
उसमें से छान लेता है और भेज देता है किसके पास, नेफ्रॉन के पास। कभी कभी किसी के शरीर में वोमेन संपुट खराब हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित मशीन के द्वारा डायलिसिस कराया जाता है। मशीन पे चढ़ा दिया जाता है व्यक्ति को, और ब्लड का क्या करते हैं हम लोग, वृक्क का जो काम होता है वो काम किससे करवाते हैं, और ये वोमेन एक डायलिसिस मशीन के द्वारा करवाते हैं। डायलिसिस क्रिया एग्जाम में पूछे हुए हैं कि डायलिसिस क्रिया कहाँ होती है, तो ये किडनी में होता है। किडनी में यदि आगे चल के पूछे तो वोमेन संपुट में होता है। कहाँ होता है, वोमेन संपुट में। नेफ्रॉन के पास जब यूरिया जाता है तो ये पेशाब में मिला करके ये शरीर से बाहर कर देता है। कौन, नेफ्रॉन। कौन बाहर कर देता है, नेफ्रॉन। अब ये छोटे छोटे कण हैं, लगभग हमारे किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, लगभग नेफ्रॉन की संख्या हमारे बॉडी में 8 लाख होती है। ठीक है, तो ये रहा किडनी से संबंधित बीमारी। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्सर्जन में, तो देख ही रहे हैं। देखिए उत्सर्जन में जो पेशाब होता है, पेशाब में जल की मात्रा जो होती है 95% होता है, यूरिया 2% होता है, और पीएच मान जो होता है 4.8 होता है। इसका स्वभाव जो है जान गए, इसका पीएच मान हुआ 4.8, तो इसका स्वभाव कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसका रंग होता है पीला, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। आपको हमने पाचन में पढ़ाया होगा कि काइल जो होता है उसका पीला रंग किस लिए होता है, मानव अपशिष्ट का पीला कलर जो होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। और ये यूरिया का, ये मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। आप लोग देखते होंगे जब बुखार उखार लगता है, जब हम कोई दवा खाते हैं तो हमारे शरीर को जितना यूरिया की आवश्यकता होती है, जितना पदार्थों की जरूरत है वो ले लेता है, और बाकी बात उत्सर्जित हो जाता है, पेशाब में मिल जाता है, तो वो किस कलर का हो जाता है, तो पीला रंग का हो जाता है। इसका गंध होता है अमोनिया के कारण। पेशाब में गंध किस चीज़ के कारण पाया जाता है, तो अमोनिया के कारण। अमोनिया बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गंध होता है। अमोनिया इतना हार्ड होता है, यदि किसी चीज़ पे हम बार बार अमोनिया डालें तो वो चीज़ सर गल जाएगा। दीवार पे यदि अमोनिया डालते रहें, अमोनिया डालते जाएँ, दीवार गिर जाएगा। स्टेशन के बगल में देखते होंगे दीवार वगैरह होगा, वहाँ पे लोग पेशाब कर देते हैं, एक समय आता है कि दीवार गिर जाता है। इतना ज़्यादा खराब चीज़ है अमोनिया। चलिए आगे देखें, किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां भी हैं। किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां, तो बीमारियों में सबसे पहला बीमारी का नाम सुनिए, गठिया। क्या होता है, गठिया। गठिया समझते हो, जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसमें जोड़ है, तो जोड़ जोड़ में जो दर्द होता है, जब उम्र होने लगता है तो लोगों के जोड़ जोड़ में दर्द उत्पन्न होने लगता है, तो जो दर्द वाला बीमारी है, जोड़ों का दर्द, उसी को हम लोग बोलते हैं गठिया। हमारी हड्डियों में जो ज्वाइंट होता है उसमें साइनोवियल, कौन सा दर्द भरा होता है, साइनोवियल नामक द्रव्य भरा होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे कि दरवाजा है, दरवाजा में ग्रीस मोबिल डालते रहते हैं, कब्जा एकदम टनाटन चलता है, फ्री रहता है, लेकिन जब बहुत दिन हो जाता है तो वो क्या होता है, करकराने लगता है, चोय चोय करने लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हमारा हड्डी है, इसमें जब साइनोवियल द्रव्य जो है वो भरा होता है, जब ये सूख जाता है, उम्र के साथ सूखने लगता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। साइनोवियल द्रव्य का मात्रा सूख जाएगा, घटने लगेगा, और यूरिक एसिड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो हमें गठिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सा बीमारी हो जाता है, गठिया नामक बीमारी हो जाता है। आपसे पूछेंगे हड्डियों के जोड़ों में कौन सा द्रव्य भरा होता है, तो साइनोवियल। कौन सा द्रव्य भरा होता है, साइनोवियल द्रव्य भरा होता है। उसके बाद है स्टोन। सुनते होंगे कि किडनी में पथरी हो गया, क्या हो गया, किडनी में पथरी हो गया, तो वो किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण होता है। एक बीमारी है यूरेना, ये किसके, अमोनिया जब शरीर में बढ़ जाएगा तो यूरेना नामक बीमारी हो जाता है, जब किडनी खराब हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक किडनी है तो वो आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन दोनों नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा, मर जाएगा बेचारा। लेकिन किसी के अंदर एक ही किडनी है तो वो आसानी से अपना पूरा जीवन बिता सकता है, उसको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति मर जाए और उसका किडनी हमें किसी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना है, मतलब देना है, तो 48 घंटे के अंदर ही उसका हम क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किडनी को स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के बारे में। किस चीज़ के बारे में, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के बारे में। देखिए पेड़, पहला नंबर है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो है ना, वो पेड़ पौधे लासा, गोंद, टैनिन, रेजिन और रेजिन इत्यादि क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। टैनिन वृक्षों की छाल में और रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में स्थित होते हैं। ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाले क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। टैनिन, रेजिन, ये सब आपको एग्जाम में मिलेगा। टैनिन क्या है, तो उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। दूध, कई सारा पेड़ को जब आप काटिए आएगा ना तो उससे उजला तरह का दूध निकलेगा। कैसा दूध निकलेगा, उजला तरह का दूध निकलता है, उसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और उस दूध को बोलते हैं लैटेक्स। क्या नाम देते हैं, लेटेक्स। क्या नाम देते हैं, लेटेक्स।
किसी किसी पेड़ को जब हम काटते हैं तो जैसे कि आम का भी देख लीजिए, बरगद का भी देख लीजिए, जब उस पर वार कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा उसमें, आपको उसमें से दूध मिलेगा, दूध निकलने लगता है तो उसको हम लोग लैटेक्स के नाम से जानते हैं। ये पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी जैसे कि मानव और वर्टिब्रेटा उपसंघ के सभी जीव, ठीक है। वर्टिब्रेटा शायद आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो वर्टिब्रेट जैसे इसमें याद रखिए मानव और पशु। स्तनधारी कहने का मतलब है जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो मानव भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, पशु भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है। मानव में देखिए लड़का और लड़की दोनों में स्तन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, स्तन ग्रंथि पाया जाता है और लड़का में स्तन ग्रंथि नहीं पाया जाता है, जिसके कारण लड़कियों के स्तन में उभार आता है और लड़कों के स्तन में कोई उभार नहीं आता है, लेकिन दोनों स्तनधारी प्राणी ही हैं, ठीक है। तो ये उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं, तो यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, यूरिया। यूरिक एसिड पक्षी और सरीसृप, पक्षी मतलब पक्षी पता ही है, बर्ड्स, और सरीसृप मतलब हुआ रेंगने वाले, जैसे कि सांप हो गया, रेंगने वाले जीव हैं। तो रेंगने वाले जीव अपने उत्सर्जित पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड। क्या छोड़ते हैं, यूरिक एसिड। अमोनिया छोड़ता है मछली और कीट। और ग्वानिन एक उत्सर्जित पदार्थ का नाम है जो कि मकड़ी से निकलता है। किस चीज से निकलता है, मकड़ी से। दो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, बबूल और चीर। चीर से क्या कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, रेजिन। और बबूल से कौन उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, गोंद। बबूल से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, गोंद। तो आज की क्लास में हमने सीखा उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन को हम संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। आप इसे देखिए और समझिए, कॉपी में नोट भी कीजिए और इसको याद कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये क्लास, ठीक है। तो इस क्लास में आपको कैसा लगा, इस क्लास को पढ़कर अपने विचार जरूर साझा करें, ठीक है। और मन लगाकर पढ़ें, इतना ही कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।